हेलो माय डियर स्टूडेंट। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग तो क्या है सफलता के सपने देखते हैं और कुछ लोग सफल होने के लिए या मेरिट में आने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और आप जानते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो आप लोगों को भी बहुत जल्दी ही है वो मेहनत के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब आपके सामने पेपर होगा और आप पेपर के सामने होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम एक्सरसाइज नंबर है वो 4.3 कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इससे पहले वाला लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 4 और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर नंबर 5 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स करने वाले हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो देखिए हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन है वो हम लेक्चर नंबर 4 में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनके रूट्स फाइंड करना है हमें, इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। इक्वेशन क्या है आपके सामने? इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट इसका x - 1/x = 3। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करना है। तो देखिए बहुत इजी है इसके रूट्स फाइंड करना, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में आप है वो इसका एलसीएम लेंगे। देखिए ध्यान से, बड़े गौर से देखिए। वो स्टूडेंट जो वीक हैं वो ध्यान से देखिए, हमने इसके नीचे 1 लिख लिया है। 1 लिख करके और हम इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम आपके सामने आ गया x। जब हम इस x को इस 1 से डिवाइड करते हैं तो x ही आता है और x को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आ जाता है। इसके बाद में ये माइनस का साइन लगाया हमने और इस x को इस x से डिवाइड करते हैं, यानी जो भी एलसीएम होता है उस एलसीएम को डिनोमिनेटर से हमेशा डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद में जो भी नंबर आता है उसको हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, इक्वल टू हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 3 कर लिया, इसको भी अपॉन 1 कर लेते हैं। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो करेंगे तो हम किसको किससे करेंगे? 3 को x से करेंगे और x² - 1 को 1 से करेंगे। तो हमने लिख दिया कि x² - 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 3x। ठीक है, अब आप देखिए आपके सामने यहाँ पे है वो x² - 3x और -1। हमने इस इक्वेशन को है वो 0 के इक्विवेलेंट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गई। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है कि आप जो है वो उसके फैक्टर्स कर लीजिएगा और फैक्टर्स करके और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसके फैक्टर करने हैं तो इसके फैक्टर आपने किए, 3x के फैक्टर आपको करने हैं। तो 3x के फैक्टर्स कैसे करेंगे? जिनको मल्टीप्लाई करने पर x² आ जाए। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पर x² आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो हम इस केस के अंदर है वो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके महान संत, भारतीय महान संत श्रीधराचार्य ने दिया है। तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले है वो ये नोट करना है कि इसमें a क्या है। तो a जो है वो हमारे पास इसका जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, तो ये 1 है। और b क्या है इसके अंदर? b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है। और c क्या है? c जो है उसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं c। तो a, b और c का पहले डिसाइड कर लीजिए कि a, b और c हैं क्या आखिर। जब ये डिसाइड हो जाए तो उसके बाद में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों ही हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किए थे। और अगर आपने रिवीजन किया होगा और अगर आपने लर्न किया होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। x = -b + -b²
-4ac/2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास जो जो वैल्यू हमने यहाँ पे ली है, देखिए ये वैल्यूज़ है वो हमने यहाँ पे ली है, इन वैल्यूज़ को हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद में हमको क्या लिखना है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे माइनस, आपको ये नहीं सोचना है कि माइनस तो सर पहले से ही लगा हुआ है तो वो माइनस हम नहीं लगाएंगे, नहीं बेटा, ये -3 है तो यहाँ पे -3 ही लिखना है, प्लस माइनस। इसके बाद में देखिए आप b स्क्वायर में भी आप -3 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद में 4 इंटू ए क्या है आपके पास 1 है, और c क्या है आपके पास, c है -1। तो ये दोनों साइन एक जगह नहीं हो सकते, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और इस तरह से देखिए यहाँ पे पूरे के अपॉन है, ये पूरे के अपॉन, उसके बाद में हम 2 इंटू ए की वैल्यू जो भी है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस ये वैल्यूज़ पुट की है। वैल्यूज़ पुट करते समय सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखा है हमने, साइन का, कि जैसे यह माइनस का साइन है और b की वैल्यू -3 है तो -3 ही लिखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे सर माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो है वो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस ये दोनों सिंबल आ गए। इसके बाद में देखिए यहाँ पे इस रूट के अंदर क्या है, जैसे -3 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 9 होता है, क्योंकि -3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 3 9 हो जाएंगे, 9 माइनस। अब देखिए यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 आ गया, -1 आ गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया आपके सामने, प्लस आ गया, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया ये 9 + 4, रूट में 9 + 4 आ गया, और नीचे क्या लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या होता है आपका, 2 होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको आगे नेक्स्ट पार्ट में ऐसे लिखेंगे 3 प्लस माइनस, इसके बाद में 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 13 अपॉन क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब हम इसको दो वे में लिख सकते हैं। पहला वे क्या लिखेंगे हम कि x = हम लिखेंगे 3 + √13 अपॉन 2 लिख देंगे हम। ठीक है, एक बार हमको ये प्लस का साइन है वो यूज़ करना है, और दूसरी बार जो है इसका दूसरा रूट जब लिखेंगे तो 3 - √13 अपॉन क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये दो रूट्स आ गए। अब बताइए आप, कहीं आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई, बस प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ एक है, और ये है हमारे धराचार्य ने, श्रीधराचार्य ने जो फार्मूला दिया, उस फार्मूले को लर्न करने की प्रॉब्लम है। तो यू हैव टू लर्न, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, एंड यू नो दैट कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो बहुत ईजी वे में और बहुत आराम से लर्न कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, लर्न करने के बाद में हमने क्या किया कि इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दिया, पुट करके इसको कैलकुलेट करके और रूट्स निकाल लिए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने फैक्टर मेथड क्यों यूज़ में नहीं लिया। फैक्टर मेथड इसलिए यूज़ में नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे जब हम इसका फैक्टर करने जाते हैं -3x का, ठीक है, इसका फैक्टर जैसे ऐसा फैक्टर जो कि x स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करने से -x स्क्वायर आता है, तो ऐसा फैक्टर जो है इसका पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगे कि द मिडिल टर्म कैन नॉट बी स्प्लिटेड, राइट, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। बिल्कुल दिमाग के अंदर है, वो बिठा लो इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट सम की। इसका नेक्स्ट सम जो है वो आपके सामने है, वो है इसका नेक्स्ट सम। देखिए आप, इसका नेक्स्ट सम है वो हम लिख रहे हैं, ये सेकंड है, इसका थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है, वो इस तरह से है। लो क्लियर, आप भी है वो अपने बुक के अंदर टैली करते रहिए। ठीक है, 1/x + 4 है, इसके बाद में है वो आपका -1/x - 7 है, और इसके बाद में आपका है 11/30। देखिए ये सम आपके सामने है। इस सम को हमें कैसे सॉल्व करना है,
देखिए बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करें, ऐसा सम तो बड़ा टिपिकल सा लगता है, बट बेटा टिपिकल कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ वी आर डूइंग द हार्ड वर्क, वी आर प्रैक्टिसिंग। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये कोई टफ सम नहीं है। देखिए आप, हमको सबसे पहले एलसीएम लेना होता है इसके अंदर, इसके लेफ्ट साइड का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने। अब कई बच्चों को ये पता नहीं है कि सर एलसीएम कैसे लेंगे, तो देखिए जहाँ पे आपको कुछ नहीं लगे ना, जहाँ पे ऐसे लगे कि एलसीएम कैसे लेंगे, तो आप ये इन्हीं दोनों को एलसीएम मान लीजिएगा कि यहाँ पे ये आ गया, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल है और एक है वो कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे आप है वो उस तरह से एलसीएम नहीं ले सकते जैसे यहाँ पे 15 और 20 होता है और उसका हम एलसीएम ले लेते, वैसा तो होगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या कर लिया, ये एलसीएम आ गया इसका, ये दोनों नंबर ये इसका एलसीएम हम लेते हैं। अब देखिए सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारे जो भी एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कैसे डिवाइड करें, तो डिवाइड करना बहुत ईजी है कि जैसे आपके सामने ये एलसीएम है इसका, और इस एलसीएम को आप है वो डिवाइड किससे करेंगे, आप डिवाइड करेंगे x + 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप x + 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका x + 4 से x + 4 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कैंसिल होने के बाद में आपके पास क्या बच रहे हैं, आपके पास x - 7 बच रहा है। तो आप यहाँ पे x - 7 लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x - 7। x - 7 ही क्यों लिखा, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये ही आएगा, इसलिए हमने x - 7 ही लिखा। अगर मान लीजिएगा कि यहाँ पे इसको यहाँ पे कोई दूसरा डिजिट होता है, यहाँ पे जैसे 2 होता तो बाहर हम 2 लिखते, 3 होता तो बाहर 3 लिखते, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करने पर इस नंबर से तो यही नंबर आ जाता है, इसलिए हम यही लिख देंगे। इसके बाद में देखिए दूसरा पार्ट भी हम ठीक वैसे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास है, इसका जो है वो एलसीएम आपका ये है, और इस एलसीएम को आप डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं आप, x - 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने ये दोनों नंबर कैंसिल हो रहे हैं, समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो देखिए ये दोनों नंबर कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास x + 4 बच रहा है। तो x + 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x + 4 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक गलती जो स्टूडेंट करता है वो ये होता है कि इस x + 4 को बिना ब्रैकेट के ही लिख देता है, जिसका कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी कैदी जो होता है उसको जेल से बाहर नहीं छोड़ सकते, अगर जेल से बाहर छोड़ेंगे तो वो अपराध करेगा, और उसके अपराध को रोकने के लिए हमें उसको जेल में बंद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको जेल में बंद रख दिया, यहाँ पे बाहर जेलर बैठा हुआ है। अब देखिए, अब ये तो इतना पार्ट हो गया आपका, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। जब इतना पार्ट आपको समझ में आ गया तो इसके आगे आपको सिर्फ ये लिख देना है कि आपका ये 11/30 है, जो इसको आपके पास आपको है वो इस तरह से लिख देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। देखिए x - 7 यूँ एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस का साइन और ये इसके पहले प्लस का साइन होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का x आ जाएगा। और देखिए ये प्लस और ये माइनस होके और ये क्या हो जाएगा, ये भी -4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन। अब हम इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² आ जाएगा, फिर x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x आ जाएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x आ जाएगा, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आ जाएगा, इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, 11/30। तो यहाँ तक ये स्टेप समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छा से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है इसके अंदर कि जैसे यहाँ देखिए ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, ये माइनस का 7 है, माइनस का 4 है, तो ये माइनस का 11 हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, x², देखिए 7x माइनस का है, ये 4x है प्लस का, माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, इसमें 3x बच जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 28 = 11/30 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, इज इट क्लियर। अच्छा अब देखिए, अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 आएगा, 11 भी एक नंबर है, इसका फैक्टर है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 11 को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देते हैं, -1, और यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, x² - 3x और -28,
इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको 1 को इस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 30 आ जाएगा। अब आई थिंक दैट यहाँ तक आपको है वो एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस ये जो है वो हमने यहाँ पे इसको कैंसिल किया ना, क्योंकि ये सेम नंबर है तो सेम नंबर को हम कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम और ये -1 टाइम। अब आप देखिए आपके सामने क्या है, जैसे आप इस 30 को इस साइड में लेके आएंगे तो 30 को इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस ये 3x है, और इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, ये माइनस का 28 है इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x² माइनस 3x और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये पॉसिबल है विदाउट जो है वो, अगर इसका फैक्टर पॉसिबल है तो अब तो हम फैक्टर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ में लेना बेटा, कौन सा लेना है, हाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ में लेना है। तो पहले हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ठीक है, x² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ गया, ठीक है। अब हम ये जो -3x है, इस -3x को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि इसके जो दो स्प्लिटेड पार्ट हैं इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाना चाहिए। तो सपोज कि हमने ये ले लिया -x और -2x। अब देखिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आ रहा है ना, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, और ये देखिए ये x जो है वो 2x और x को मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ गया। तो यहाँ ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल कर रहा है ये, कि इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बहुत ही सूटेबल कंडीशन है, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में जाके नहीं फंसना है। अगर कहा जाए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करना है तब तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपका लक अच्छा था कि ये इसके फैक्टर हो गए, तो फैक्टर हो गए तो देखिए हम ये कर रहे हैं कि x² माइनस 2x कर दिया, या -x माइनस 2x कर लिया, +2 कर लिया, इक्वल टू 0 कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आप इन दोनों में से कॉमन x ले सकते हैं तो यहाँ आ गया x - 1, और इन दोनों में से आप कॉमन 2 ले सकते हैं तो यहाँ पे आ गया x - 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, x - 1। अब आप देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 2, और ये दोनों सेम नंबर हैं तो इनको लिख सकते हैं हम x - 1। अब इसके रूट्स क्या है, देखिए आप रूट्स आपके सामने हैं, हाँ रूट्स हैं, एक है x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। एक आ गया x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो ये आपके पास बहुत ही आनंद से, बहुत ही मज़े से ये रूट्स आ गए। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला को फेस नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए ये लक की बात है ना। तो ये आपका सम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं इससे आगे वाले सम की। आई थिंक ये सम आपको सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, क्योंकि इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं लिया है, फैक्टर मेथड से ही हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी है वो सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। अब इसके बाद में देखिए हम आ जाते हैं, हमारे पास है वो अब आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे पहले इक्वेशन बनाना और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ये 2 स्टेप का मैटर है, ठीक है। जब 2 स्टेप्स के अंदर कोई मैटर आता है तो सबसे पहले बात तो है कि हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी है वो वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला हमारा मैटर ये होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए द सम ऑफ द, आप अपने बुक से टैली कर सकते हैं, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। यहाँ पे आपके पास जो व्यक्ति है वो है रहमान, ठीक है, रहमान है ये, और रहमान की एज जो है इसमें लिखा है कि रहमान्स एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो देखिए हम रहमान की पहले प्रेजेंट एज को लेते हैं कि प्रेजेंट एज क्या है रहमान की। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, ठीक है।
रहमान की प्रेजेंट एज लेते हैं हम और ये मान लेते हैं कि वो x साल का है, x ईयर्स ओल्ड है वो, ठीक है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि उसकी 3 साल पहले एज क्या थी, तो हमें कहेंगे कि जैसे 3 ईयर्स एगो एज, अकॉर्डिंग टू सम हम सॉल्व कर रहे हैं 3 ईयर्स एगो, हाँ, द एज ऑफ रहमान। अब एज ऑफ रहमान जो है वो क्या होगी, अब देखिए आप रहमान को हम आर लिख देते हैं खाली, तो ये 3 ईयर्स एगो क्या होगी, इसकी एज होगी x-3, है ना। इसके बाद में देखिए ये कहा जा रहा है कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट एज से 5 साल बाद में क्या एज होगी। तो देखिए 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, फ्रॉम नाउ यानी प्रेजेंट एज से, तो एज ऑफ रहमान क्या होगी, एज ऑफ रहमान हो गई आपकी x+5। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया आपके। हमने रहमान की एज को क्या माना है, x माना है। अकॉर्डिंग टू जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 3 साल पहले रहमान की एज क्या होनी चाहिए, जो रहमान की प्रेजेंट एज है उसमें से 3 कम कर दो तो वो 3 साल पहले की एज होगी, ठीक है। 5 साल बाद की एज क्या होनी चाहिए, तो जो प्रेजेंट एज है उसके अंदर 5 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, तो वो 5 साल बाद की एज होगी। अब ये कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल, स्टार्टिंग में हमने कहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, यानी रहमान की 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल का सम। अब इनका रेसिप्रोकल, तो हम ये कहेंगे कि रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान एज। तो रहमान की एज का जो रेसिप्रोकल है 3 ईयर्स, तो ये रेसिप्रोकल हो गया 1/x-3 हो गया एक तो, और एक हो गया आपका जो है वो 1/x+5, ये रेसिप्रोकल हो गए दोनों टाइम की एज के, मतलब 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल ये है और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल ये है। और अकॉर्डिंग टू सम जो है, अकॉर्डिंग टू सम इसमें कहा गया ना कि दोनों की एज का जो सम है, रेसिप्रोकल का सम है, एज के रेसिप्रोकल का सम है वो क्या है 1/3 है। क्या है इसका 1/3 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास है वो ये प्रॉब्लम्स आ गई। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, जैसा कि हम पहले भी ले चुके हैं कि सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, x-3 और x+5 इनका एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे x-3 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे। अब इससे पहले वाले समय हमने किया था ना कि x-3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। ये जो बचा हुआ है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x+5 आ जाएगा, ब्रैकेट में रख देंगे इसको। इसके बाद में हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ में लेंगे। इसके बाद में देखिए ये एलसीएम है, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे। जब एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x-3 आ जाएगा, तो ये x-3 भी यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लिख देंगे 1/3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट जो है वो स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे x+5 + x-3, इस तरह से लिख लिया हमने, ठीक है। ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया और इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। x को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² हो जाएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5x आ जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे -3x आ जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -15 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया x² आया, x को 5 से किया 5x आया, -3 को x से किया -3x आया, और 3 को 5 से किया 15 आ गया माइनस का, ठीक है। अब देखिए अपॉन 1/3 कर दिया, मतलब इक्वल टू 1/3 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे x और x दोनों मिलके कितने हो रहे हैं बेटा, 2x हो रहे हैं। अच्छा 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये प्लस का 2 बच गया, अपॉन यहाँ पे देखिए x², 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर क्या है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई की 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ठीक है। तो ये आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर तो वही आ जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है 1 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो ये 2x माइनस 15 आ गया, और यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 6x आ गया, और ये 3 2 जा 6 आ गया। अब यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, बस एलसीएम लेकर के और इस तरह से जो है वो हमने डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हुए ये फाइनली इस पोजीशन पे आ गए हैं। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पहुँच गए हम। अब हमको क्या करना है, ये जो दोनों नंबर्स हैं दोनों नंबर्स को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2x आ गया माइनस 15 आ गया, और ये माइनस 6x आ जाएगा, और ये माइनस 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब आगे क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर ले लिया आपने 2x और 6x, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो माइनस का 4x बच जाएगा, ठीक है। और ये 9 और 15, ये 15 और 6 कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 21। तो ये माइनस के 21 आ गए, इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने देखिए ये ऐसा नंबर आया, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अब हमको सबसे पहले ये ट्राई करना है कि क्या ये फैक्टर मेथड से सॉल्व हो सकता है। अगर हमारा फैक्टर मेथड से सॉल्व हो गया तो आनंद है, मज़ा है। और अगर फैक्टर मेथड से सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे कौन सा मेथड यूज़, हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं सपोज, ठीक है। तो देखिए हमको फैक्टर करना है 21x स्क्वायर का। तो 21x स्क्वायर का जब हम फैक्टर करेंगे 21x स्क्वायर, ठीक है, तो हमको इस तरह से इस 4x का ऐसा फैक्टर करना है, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, ठीक है, कि हम जो है वो मल्टीप्लाई करने पर 21x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए, 4x आ जाए। तो देखिए आपके दिमाग में भी आ रहा होगा शायद, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट सामने हैं। तो 7x और 3x, यहाँ पे देखिए इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं इन दोनों को तो क्या बच जाता है, 4x बच जाता है। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का 21x स्क्वायर आ जाता है। इज इट करेक्ट और नोट, सही है ना। हाँ, आप कहें तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बट आपके सामने ये मेथड ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर किया माइनस 7x किया प्लस 3x किया और माइनस 21 कर लिया। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो x, तो x माइनस 7 आ गया, और इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस 7 आ गया। वहाँ पे देखिए हमने इसको फैक्टर किया था, इसलिए हम यहाँ से इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये जो है वो अगला स्टेप ये आ गया आपके पास। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस कितना आ गया, 3 आ गया, और ये आ गया x माइनस कितना आ गया, 7 आ गया। x प्लस 3 आ गया आपका और x माइनस 7 आ गया। हाँ, अब इसमें देखिए आप इसको कैसे करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 3। और यहाँ पे दूसरे स्टेप में इसको क्या करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 7। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव टर्म है आपके पास, यानी आपके पास है वो ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर जो है आपके पास x का रूट, ये इसको एज ए मतलब आंसर, यानी आपको यहाँ पे ये रहमान की प्रेजेंट एज आ गई। रहमान की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, रहमान की प्रेजेंट एज हो गई आपकी 7 ईयर्स। कितनी हो गई, 7 ईयर्स। अब हम ये कहें कि जैसे हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो अगर हम ये कहें, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 साल पहले एज क्या होगी, तो अगर 3 साल पहले की एज देखें तो 7 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 ईयर्स आ जाएगा। और अगर 7 के अंदर है वो 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ईयर्स आ जाएगा, है ना। और 12 ईयर्स आ गया आपके पास। अगर हम इन दोनों का क्या कर लें, फ्रैक्शन की फॉर्म में करें अगर हम, तो देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में 12 1 जा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी आपके पास क्या आ रहा है 1/3, जो कि आपके यहाँ पे इसको पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे भी 1/3 आ रहा है और वहाँ पे भी 1/3 आ रहा है। तो यहाँ इन सम्स को हम ऐसे करते हैं, पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट बना करके और फिर उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फॉर्म हो जाए तो फिर इसके बाद में मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद में जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसी को हम एक्वायर करेंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ कैन नॉट बी एक्वायर्ड
पॉजिटिव वैल्यू वी हैव टू एक्वायर एंड दैट विल बी द आंसर। तो इस तरह से हम जो है वो इस सम को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद में देखिए इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हल्का सा लिटिल बिट जो है वो टिपिकल है, बट कोई चीज़ टिपिकल नहीं होती है, कोई चीज़ है वो इतनी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि इम्पॉसिबल और पॉसिबल दो ऐसे वर्ड हैं कि अगर इम को हटा दोगे तो पॉसिबल हो गया, ठीक है, और इम को लगाओगे तो इम्पॉसिबल हो गया। तो हमें खाली आई एम पॉसिबल करना है उसको, इम के अंदर आई और एम आता है ना, तो बस आई एम पॉसिबल का मतलब ये मैं संभव कर सकता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम क्वेश्चन नंबर है वो आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अपने क्वेश्चन को आप है वो अपने बुक से टैली कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अपने बुक के अंदर आप पेज नंबर 88 पे है वो क्वेश्चन नंबर है वो 5 को देख सकते हैं, ठीक है, और इसको टैली कर सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं क्या वही है। देखिए इसमें लिखा है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी यहाँ सेफाली नाम की लड़की है, ठीक है, तो ये सेफाली नाम की जो लड़की है ये क्या है एग्ज़ाम देती है, ठीक है, आपको भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब इसका नाम सेफाली है तो आपका नाम सेफाला होगा और तो क्या है, हाँ जो भी होगा XYZ, ठीक है। इसके मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स, देखिए मैथ्स में कितने मार्क्स आए इसके, मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों में मिलके इसके पास मार्क्स हैं, दोनों के मार्क्स हैं, दोनों का टोटल कितना है 30 है, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मान लो सैफाली को मैथ्स में X मार्क्स मिले, है ना, तो हम ये लेट कर लेते हैं, है ना, लेट द मार्क्स इन मैथ्स, मान लो मैथ्स के अंदर मार्क्स जो हैं वो हम मान लेते हैं कि X है, तो फिर इंग्लिश में कितने होंगे, देन हम कहेंगे देन द मार्क्स, हाँ मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे बेटा, इंग्लिश में 30 में से X को कम कर लो, वही तो होंगे ना, क्योंकि दोनों का सम तो 30 है। अगर X उसके मैथ्स में मार्क्स हैं तो इंग्लिश के अंदर तो कितने होंगे, 30 में से X को कम कर लो, है कि नहीं। अच्छा अब देखिए ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब ये कह रहे हैं कि हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अब हमारे पास कंडीशन है, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर, कंडीशन नंबर 1 लेते हैं अपन, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 है, उसके अंदर ये कह रहा है कि अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आए होते, तो भाई पहले कितने आ रहे हैं, पहले मार्क्स आ रहे हैं X और अब कितने आएंगे X+2, 2 मार्क्स ज़्यादा आए होते, ठीक है, और एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और ये कह रहे हैं कि 3 मार्क्स इंग्लिश के अंदर कम आए होते। तो पहले इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं 30 माइनस X, और अब इससे 3 कम कर दो आप, 3 मार्क्स कम कर दो, तो अब ये मार्क्स आ रहे हैं इसके, ये तो आ रहे हैं इसके मैथ्स में और ये आ रहे हैं अब इसके इंग्लिश में, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 210। जो भी मार्क्स आए ना नेक्स्ट कंडीशन में, इस कंडीशन के अंदर इन दोनों का जो है वो प्रोडक्ट है वो क्या है 210 है। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू 210 कर देंगे हम यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आ गया X+2 आ गया, है ना, और ये आ गया इसका प्रोडक्ट है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 27 माइनस X आ गया, 27 माइनस X इज इक्वल टू कितना आ गया 210 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 को X से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 27X आ गया, फिर X को माइनस X से मल्टीप्लाई किया माइनस X² आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 54 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2X आ गया, और यहाँ पे देखिए ये 210 आ गया आपके पास। अब आप देखिए ये जो माइनस का X² है तो हम क्या करते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म जो है उस पूरे के पूरे टर्म को हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, X² ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये माइनस का 27X ये नेगेटिव हो जाएगा, ये जो है वो आपका क्या है यहाँ पे ये है प्लस का 54 है तो ये माइनस का 54 हो जाएगा, और ये माइनस का है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2X हो जाएगा,
ठीक है, और ये जो है वो आपका आ जाएगा 210 आ गया। अब इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको ये देखना है कि इसके जो है वो सिमिलर टर्म्स को देखना आपको। तो सिमिलर टर्म्स कौन से हैं इसके अंदर, जैसे 27 और 2, ठीक है, 27 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25x आ जाएगा। और इसके बाद में देखिए 210 में से हम किसको माइनस कर लेंगे, 54 को माइनस कर लेंगे, 54 को माइनस करेंगे तो ये 6 आ गया। और इसके बाद में देखिए 10 में से 5 गए तो कितने आ गए, 5 आ गए, और ये जो है वो 156 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया नंबर 156। यहाँ पे देखिए आपके पास एक ट्राइनोमियल बन गया, ट्राइनोमियल यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म आ गई आपके पास। दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब जब आपके पास ये न्यू फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो अब आपको देखना है कि क्या हम इसको फैक्टर मेथड से करें, क्या हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, क्या इसका मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करें, ठीक है, क्या हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करें। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं और सभी का आंसर एकदम सेम आएगा। तो सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं कि इसको हम है वो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए 156 के आप फैक्टर करेंगे क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर 156x² आ रहा है। तो पहले हम 156 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, 3 5 जा 15 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम इसको किससे डिवाइड करें, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, इसके अंदर ये 26 आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 13 आ गया, और ये 13 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 आ गया। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इन फैक्टर्स को अरेंज कैसे करना है, इनको अरेंज ऐसे करना है कि 25x आ जाएं। तो देखिए बहुत ईजी वे में 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये 12 हो रहे हैं, ये अकेला 13 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x² हैं और 13x माइनस का ले लिया, 12x भी हमने माइनस का ले लिया, और ये 156 आ गया = 0 आ गया। अब आपके पास देखिए दोनों केसेस के अंदर अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 25x आते हैं, और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 156x² आता है। क्या आता है हमारे पास, 156x²। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या हो गए, सफल हो गए, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोग तो सफल होने का इंतजार करते हैं और कुछ लोग हैं वो सफलता के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो हम तो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो जब मेहनत करेंगे तो सफल भी होंगे। तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो x - 13 आ गया, और यहाँ पे जो आप 12 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे भी x माइनस कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा = 0, ठीक है। इसको 0 लिखो या ना लिखो। अब यहाँ पे देखिए x - 13 आ गया आपका, और एक आ गया x - 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए x = क्या हो सकता है इसमें, x - 13 = 0 हो गया, तो x = एक तो 13 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, x - 12 = 0 हो गया, तो x = कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। इसका मतलब है कि सैफाली के जो मार्क्स हैं, ठीक है, अगर हम x जो है वो 13 को मानेंगे, अगर हम, ठीक है, x किसको मानेंगे, 13 को मानेंगे, तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे, 17 आएंगे। अगर हम x को 13 मानेंगे, मान लीजिए मैथ्स के अंदर अगर हम मार्क्स मानते हैं, ये मैथ्स है और ये इंग्लिश है, अगर हम मैथ्स के अंदर मार्क्स कितने मान रहे हैं बेटा, 13 मान रहे हैं, ये पहला वाला रूट। तो 13 को हम 30 में से माइनस करेंगे तो इंग्लिश में कितने आए, इसके 17 मार्क्स आए। और अगर हम इसको नहीं मानते हैं, 13 को नहीं मानते हैं हम x, इसको मानते हैं, 12 को मानते हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर उसके मैथ्स में मार्क्स है वो 12 आ रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स आएंगे, उसके 18 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे इसके पास में 2 पॉसिबिलिटी हैं, ये सैफ अली के मार्क्स की 2 पॉसिबिलिटी हैं। इन दोनों पॉसिबिलिटी वाले आंसर ही हमारे को इस केस के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सम जो है वो आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इसके स्टेटमेंट्स लिखे, हाँ, स्टेटमेंट लिख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट तैयार किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई आपने। बनाने के बाद में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद में आपने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, एक्स की वैल्यूज़ को, और यहाँ पे कंडीशनल वे आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है वो आपका सम हो गया, कौन सा, सम नंबर 5 हो गया।
आई थिंक आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि सच, ठीक है, क्योंकि सम्स जो हैं वो बहुत इजी सम्स हैं। बस फ़र्क इतना है कि मेहनत करने वाले बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और जो आलसी होते हैं वो अपने आलस्य में जो है वो पड़े रहते हैं, उनसे कोई सफलता की उम्मीद नहीं कर सकता। और हमको तो आपसे सफलता नहीं, महान सफलताओं की उम्मीद है, और आप है वो उस उम्मीदों को कायम रखेंगे और सफल होकर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायगोनल ओपन रेक्टेंगुलर फील्ड। अब आप क्वेश्चन आप अपनी बुक से टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। देखिए ये जो है वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये एक खेत है, एक मैदान है, और कैसा है ये, रेक्टेंगुलर है। इसका डायगोनल जो है, ठीक है, इसमें ना डायगोनल ओवर रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। अब देखिए हमारे पास शॉर्टर साइड कौन सी है बेटा, ये शॉर्टर साइड है रेक्टेंगल की, ये शॉर्ट साइड है, ब्रेड्थ शॉर्ट साइड होती है। तो शॉर्टर साइड है, मान लीजिए लेट, हाँ शॉर्टर साइड हम ये मान लेते हैं, शॉर्टर साइड हाँ इज एक्स, ये मान लीजिए ये हमारी शॉर्टर साइड है और ये क्या है, एक्स है। अब हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट के हिसाब से, ये कह रहे हैं कि इसका डायगोनल, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल है शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है। तो देन हम ये कहेंगे कि डायगोनल, हाँ डायगोनल ऑफ फील्ड, फील्ड का जो डायगोनल होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम चल रहे हैं, वो क्या होगा, x प्लस 60 होगा। यानी हमारे पास ये डायगोनल क्या आ जाएगा, x प्लस 60 आ जाएगा। और इसके बाद में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इफ़ इट्स लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। ये कह रहे हैं कि अगर इसकी लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है देन शॉर्टर साइड, ये शॉर्टर साइड थी, ये लॉन्गर साइड है, तो लॉन्गर साइड इस x से 30 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 30 हो गया, x प्लस 30 हो गया। तो अब हमको ये पूछा जा रहा है कि बताइए इस रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड्स क्या हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया, तो यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड में ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 होता है, 90 होता है। तो देखिए यहाँ पे एक ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया आपके लिए, ये ट्राइंगल, इसको आप कैसा ट्राइंगल बोलेंगे, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना, बताइए, बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, ठीक है। जब बोल ही लिया आपने तो ठीक है। हम अब क्या करेंगे, राइट एंगुलर ट्राइंगल के लिए जब भी हम है वो कैलकुलेट करते हैं साइड्स का, तो देखिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लगा लिया। अब हाइपोटेनस क्या है आपके पास, x प्लस 60 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास x है तो x का स्क्वायर कर लेंगे। बेस क्या है, बेस है आपके पास x प्लस 30, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए जैसे स्क्वायर करेंगे तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहाँ पे 62 ज़ा 120, 120x, फिर इसके बाद में ये आ जाएगा कितना, b स्क्वायर का मतलब 3600। इसका सॉल्यूशन ये हुआ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर लिख दिया, प्लस कितना लिख देंगे, 60x लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, 30 जा कितने आ जाएंगे, 900 आ जाएंगे। ये देखिए आपके सामने इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ। a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर ली और यहाँ पे भी a प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। अब आप देखिए इसमें कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है ना कि कॉमन है, कॉमन है, देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो कट ही सकता है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपके पास इधर क्या बच रहा है, ये नंबर बच रहे हैं 2, उधर ये 3 नंबर बच रहे हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब भी शिफ्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि साइन चेंज होते हैं, तो शिफ्ट करने के टाइम में साइन चेंज करोगे तो यहाँ पे 120x माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे 3600 भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ तक आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको।
अब इसके बाद में देखिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, देखिए ये एक सिमिलर टर्म्स हैं 60x और ये माइनस 120x, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 60x आ गया। और ये देखिए 3600 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा, माइनस का 2700 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब देखिए अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आप कहेंगे सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, सर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो, सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करो। भाई कैसा भी कर लो, सम का सॉल्यूशन तो सेम ही आना है, ठीक है। तो हम सबसे चीप जो अच्छे से अच्छा मेथड होता है, इजी मेथड होता है, उसकी तरफ मूव करें ना। हाँ, तो इजी मेथड क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो कैसे करें, तो देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा माइनस का 2700x स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये है कंडीशन कि हमारे पास 60x है, इसको हम कैसे स्प्लिट करें कि ये आ जाए प्रोडक्ट करने पर और प्लस या माइनस करने पर ये आ जाए। तो बहुत इजी मेथड है, देखिए यहाँ पे आप 90x ले लो और यहाँ पे क्या ले लो आप, प्लस का 30x ले लो। देखिए 90 में से 30 को माइनस करेंगे 60 आएंगे या नहीं आएंगे, आप खुद बताएंगे, आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ठीक है। 9 3 27, 2700 माइनस का जो भी माइनस का 2700 एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए हम हमारी कंडीशंस के अंदर बिल्कुल सेट हैं। तो फिर क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस प्लस 30x और माइनस 2700। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ पे हम x लिखना भूल गए, यहाँ पे x लिख देते हैं 30x, ठीक है, और माइनस 2700। देखिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है आई थिंक, क्योंकि हमने इसके दो पार्ट्स जो हैं यहाँ पे रख दिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, x कॉमन ले रहे हैं तो ये x माइनस 90 आ जाएगा और यहाँ पे हमने 30 कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 90 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 30 आ गया आपके पास और ये आ गया x माइनस 90 आ गया। अब आप बताइए किसको यूज़ लेंगे, x प्लस 30 इज इक्वल टू तो 0 है और x इज इक्वल टू माइनस 30 है। एक तो माइनस 30 आया आपके लिए और एक आया x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और एक आ गया x इज इक्वल टू 90। बताइए कितना होगा, x क्या है, x क्या है, इसकी शॉर्टर साइड कितनी होगी 90 मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी वॉटएवर की शॉर्टर साइड जो है इसकी, हाँ शॉर्टर साइड जो है वो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। चलो ये 90 होगी तो बताओ लॉन्गर साइड कितनी होगी, तो 90 प्लस 30, तो लॉन्गर साइड हो जाएगी इसकी, लॉन्गर साइड हो जाएगी 90 प्लस 30 कितना होता है 120। आप कहेंगे कि सर डायगोनल कितना होगा, तो 90 में 60 को ऐड कर दो तो डायगोनल कितना हो जाएगा इसका, डायगोनल हो जाएगा इसका जो है वो 90 प्लस 60 कितना होता है 150 होता है। ये लो साहब, ये जो है वो सम आपके सामने आ गया, ये सारी साइड्स आपके सामने आ गई। अब आपको आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमारा ये जो चैनल है बाय फन विथ स्टडी, ठीक है, और मैं जानते होंगे विमल शर्मा, ठीक है, आप हैं वो इस चैनल पर, आप है वो हमारा ये जो समझाए हुए जो मेथड्स हैं उनको आप लाइक भी करो, शेयर भी करो, और सबसे बढ़िया जो है वो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो सम है क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके, और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो है वो 5 सम्स और हैं। ये 5 सम्स हैं वो लेक्चर नंबर 6 में हम आपको समझाएंगे, तब तक आपको इसका रिवीजन करना है। थैंक यू।